हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 82 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 83 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा भविष्य में आपको शायद ही देखने को मिले, इसलिए दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 82 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना है आपको। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 83। ये परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो ये रहने वाला है और इसी पैटर्न पर ये अपना आधारित है मॉडल पेपर। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहां पर आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है आराध्या रस एकेडमी, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देशहरों के नाम से जाना जाता है? देशहरों के नाम से बताइए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो दोस्तों, ये रागा व जरगा पर्वतमालाओं का जो मध्यवर्ती भाग है, रागा व जरगा पर्वतमालाओं का जो मध्यवर्ती भाग है उसको दोस्तों देशहरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पश्चिमी रेगिस्तान में, देखिए यहाँ पे कथन और कारण दे रखा है, अपने को बताना है कौन सा सही है। पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। कारण देखिए, थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें दोनों के दोनों कथन और कारण है वो सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कथन सही है और कारण भी सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। देखिए यहाँ पे रूपारेल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयनाथ पहाड़ी से दोस्तों रूपारेल नदी का उद्गम होता है। मेंथा नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों मनोहरपुरा जयपुर से मेंथा नदी का उद्गम होता है। और कातली नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों खंडेला की पहाड़ी शिखर से कातली नदी का उद्गम होता है। और साबरमती नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों 20 तालाब अजमेर से साबरमती नदी का उद्गम है वो होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें ये चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही सही है। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए बेणेश्वर सोम माही जाखम, इसका त्रिवेणी संगम है दोस्तों बेणेश्वर में। बनास से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित संयुक्त राज्यों की परियोजना है। गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित संयुक्त राज्यों की परियोजना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो ये राजस्थान और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों, गुड़गांव नहर परियोजना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का या बांधों की नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अपने को उद्गम से आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी कि चंबल नदी का जो उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, वहां से दोस्तों आगे बढ़ते हुए बांधों का क्रम है वो अपने को बताना है। मुहाने से पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला बांध आएगा, उद्गम से चलेंगे तो गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नवलखा झील है वो बूंदी जिले में स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी जिले में। 8 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, गुडा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। गुडा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में ये स्थित है। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों इसमें झालावाड़ और बांसवाड़ा, झालावाड़ और बांसवाड़ा ये जिले आते हैं दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये बाल नहीं है, नाल है, ठीक है, नाल। नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नाल हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित, अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है दोस्तों ये बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, ठीक है, यानी कि अति शुष्क जिले हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए मेहंदी का उत्पादन, यानी कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की, ठीक है, तो मेहंदी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सोजत में, बिल्कुल सही है। लहसुन का उत्पादन दोस्तों 12 में होता है सर्वाधिक, बिल्कुल सही है। इसबगोल का उत्पादन जालोर में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। किन्नू का उत्पादन दोस्तों यहाँ पर बूंदी गलत दे रखा है। किन्नू का उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है सर्वाधिक? तो दोस्तों श्री गंगानगर में। कहाँ? श्री गंगानगर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये युग्म सुमेलित नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल है बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये तनोट में है। कहां पर है? तनोट में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तनोट में। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ खनिज है तो दूसरी तरफ खान है, एक तरफ खनिज है तो दूसरी तरफ खान है। देखिए यूरेनियम का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है सर्वाधिक? तो दोस्तों यानी कि सर्वाधिक की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर यूरेनियम की खान कहाँ है? तो दोस्तों यूरेनियम की खान दोस्तों कुराड़िया में है, बिल्कुल सही बात है। तांबड़ा की खान है वो राजमहल टोंक में, बिल्कुल सही है। गुलाबी संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? तो दोस्तों ये बाबरमल से निकाला जाता है। और खनिज तेल का जो उत्पादन है वो दोस्तों पलाना। पलाना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पलाना दोस्तों लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना, लिग्नाइट कोयले के लिए पलाना प्रसिद्ध है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता किस जिले में? सबसे कम ग्रामीण साक्षरता किस जिले में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सिरोही में है दोस्तों, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है उदयपुर एवं डूंगरपुर में, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। यहाँ पर इन सभी स्थानों पर दोस्तों सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए बोर मत होना, टेस्ट आपको पूरा देना है, परीक्षा नजदीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य में कृत्रिम रेशम यानी कि टसर उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य में कृत्रिम रेशम यानी कि टसर उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में स्थित है।
यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई? किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई? तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1985 में। कब? 1985 में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है? किस दुर्ग में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? सोनारगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो वो है दोस्तों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह ये दोस्तों कालानुक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही है इनका क्रम शासकों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन से। 24 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? बताइए मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भीम सिंह ने। दोस्तों मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय 1818 ईस्वी में? भीम सिंह। सी नंबर का ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था किस आंदोलन से संबंधित है? अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था किस आंदोलन से संबंधित है? तो बताइए कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये अलवर भरतपुर का मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। अलवर भरतपुर का मेव किसान आंदोलन से संबंधित है अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। 28 नंबर का प्रश्न है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? आपको पता होगा रियासती सचिव रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन, और वीपी मेनन के ऊपर दोस्तों जोधपुर के शासक थे उस समय हनुमंत सिंह, उन्होंने बंदूक तान दी थी। तो यहाँ पर रियासती सचिवालय की जो स्थापना है वो दोस्तों 5 जुलाई 1947 को की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए कुर्जा है, सुवटिया है और झारोआ। ये विरह गीत है दोस्तों तीनों, लेकिन ये जो हरजस गीत है ये दोस्तों शुभ कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य से वीणा का विकास हुआ और सवाई भोज के भोप उसे बजाते हैं, भोपे उसे बजाते हैं? निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य से वीणा का विकास हुआ और सवाई भोज के भोपे उसे बजाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है जंतर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जंतर। 31 नंबर का प्रश्न है, वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों वीर बिग्गा जी का जन्म है वो कहां पर हुआ? तो दोस्तों ये रीडी बीकानेर में, रीडी बीकानेर में वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है। एक तरफ संप्रदाय है तो दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है। जसनाती संप्रदाय की या जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? तो दोस्तों ये कतरियासर बीकानेर में है।
विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहाँ है, तो ये मुकाम तलवा नोखा बीकानेर में है। लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये दोस्तों नंगला जहाज भरतपुर में है। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों गाडा डीडवाना नागौर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 2 3 इसमें क्या है, सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस बतख सारस नौकाएं केले के गुच्छे और रंग बिरंगे उपवन किस शैली से संबंधित है। झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस बतख सारस नौकाएं केले के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन किस शैली से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है दोस्तों किस शैली से, तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बी नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए करवा चौथ है, ये कार्तिक कृष्णा चतुर्थ को करवा चौथ मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी है, ये कार्तिक कृष्णा चौदस को मनाई जाती है। और गोपाष्टमी है, ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। दुर्गाष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक तो मासिक दुर्गाष्टमी भी होती है जो हर महीने मनाई जाती है। और ये यहाँ पर जो बात की जा रही है दुर्गाष्टमी, ये दोस्तों अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, जलवा या कुआ पूजन किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है। तो ये जलवा आप सभी को पता होगा, पुत्र जन्म के अवसर पर दोस्तों ये सांस्कृतिक परंपरा है ये, ठीक है। कुआ पूजन या जलवा पूजन बोलते हैं आप इसको, ए नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दुर्ग है और सूची सेकंड में उपनाम है। तो देखिए यहाँ पे जालोर, दोस्तों जालोर दुर्ग का उपनाम क्या है, तो वो है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी है ये जालोर दुर्ग का उपनाम है। गागरोन दुर्ग का जो उपनाम है वो है दोस्तों दूलरगढ़ या डोडगढ़ है, ये जालोर दुर्ग का उपनाम है। जयगढ़ दुर्ग का दोस्तों उपनाम है चील का टीला, ठीक है, चील का टीला ये जयगढ़ का उपनाम है। और नाहरगढ़ का उपनाम है सुदर्शनगढ़। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 4 2 1। 37 नंबर का प्रश्न है, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर जैन मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवचंद्र भरतिया। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, नाथ द्वारा के मोलेला गांव का संबंध किस कला से है। नाथ द्वारा के मोलेला गांव का संबंध किस कला से है। राइट आंसर हो जाएगा वो है टेराकोटा से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेराकोटा से। 40 नंबर का प्रश्न है, नानूराम व दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। नानूराम व दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों ये कौन सी ख्याल के, तो ये शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया तो वो किया था दोस्तों VBL माथुर, यानी कि दोस्तों विपिन बिहारी लाल माथुर ने दोस्तों 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्य किया है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो दोस्तों क्या होता है, नियुक्त होता है। क्या होता है, नियुक्त। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नियुक्त होता है।
43 नंबर का प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों, यह सबसे विशाल है, बिल्कुल भाई, यानी कि सबसे बड़ा है संविधान है, सही है। यह लचीला है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अनेक देशों के संविधान के प्रावधानों को लिया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में स्थित है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में स्थित है, तो दोस्तों यह है जोधपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। अब देखिए भाग 4 के अंदर दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों एक ही बार किया गया है, वो किया गया 1942 में, सॉरी 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एक बार किया गया, दो में क्यों टिक कर रहा हूँ, एक में एक बार किया गया और वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 48 नंबर का प्रश्न है, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये अध्यक्षता करता है मेयर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेयर। 49 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बने रहते हैं दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो 8 साल बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। तो दोस्तों उनका नाम है राजीव महर्षि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजीव महर्षि। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा होता है बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट है, अग्नाशय कर लेना इसमें, ठीक है। अग्नाशय द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो अग्नाशय द्वारा कर लेना इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों यूरोक्रोम के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूरोक्रोम के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, नेत्र का वह भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो दोस्तों नेत्र का वह भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं तो वो है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दृष्टि दोष है और सूची सेकंड में उपचार है। सूची फर्स्ट में दृष्टि दोष है और सूची सेकंड में उपचार है। तो यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसका जो उपचार है वो है दोस्तों अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष है, इसका जो उपचार है वो है दोस्तों उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष है, इसका जो उपचार है वो है दोस्तों द्विफोक्सी लेंस। और अबिंदुकता, अबिंदुकता दृष्टि दोष का जो उपचार है वो है बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए
तो वो है रासायनिक संगठन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक संगठन। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 6 के अंदर देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, 17 से 19 जनवरी 2025 को 11वां बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? 17 से 19 जनवरी 2025 को 11वां बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये आयोजित किया गया, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है गोल्डन पार्क उदयपुर में। गोल्डन पार्क है उदयपुर में 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया। सी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न है, 17 से 19 जनवरी 2025 को राजस्थान के किस स्थान पर सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया? सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सीतापुरा जयपुर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कोटा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, उत्कर्ष किसान ऐप के निर्माता नकुल परिहार का संबंध किस जिले से है? उत्कर्ष किसान ऐप के निर्माता नकुल परिहार का संबंध किस जिले से है? राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध है वो नागौर जिले से है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान से किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने हेतु एग्री स्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? राजस्थान के किस स्थान से किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने हेतु एग्री स्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर। अब देखिए भाग 7 के अंदर दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो मिले हैं, मतलब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये करंट अफेयर के प्रश्न दोस्तों भारत से संबंधित होंगे, भारत और विश्व से संबंधित। ठीक है, देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस या विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को दोस्तों 118वां स्थान मिला है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये आयोजन हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, नई दिल्ली में। 63 नंबर का प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोपटी श्री रामुलु की 58 फीट या 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोपट्टी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो दोस्तों ये स्थापित होगी कहाँ पर? तो ये अमरावती में स्थापित होगी दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, कहाँ प्रारंभ हुआ? बताइए, देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में। अब देखिए भाग 8 के अंदर दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेमुर क्रेको। सेमुर क्रेको दोस्तों सुपर कंप्यूटर के या कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह है कौन सा है? इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइसेज के उचित समूह है। ठीक है, यानी कि ये सभी इनपुट डिवाइस है। सी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है?
विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो ये फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करना, ये विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। बी नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न है, गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन क्या है? तो दोस्तों ये मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन, मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है, वो है गटर मार्जिन। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस श्रेणी में आता है? तो बताइए कौन सी श्रेणी में आता है? राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राउजर श्रेणी में आता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राउजर श्रेणी में ये आता है। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहां पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ईर्ष्या, नैतिकता और बचपन। ये क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो आपसे, तो दोस्तों आपसे क्या है? तो आपसे दोस्तों ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, देखिए खेल का मैदान लंबा है, तो यहाँ पर जो लंबा है ये क्या है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? देखिए संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सक्रामक क्रिया दोस्तों इसमें नहीं है। इसके अलावा सामान्य क्रिया और कृदंत क्रिया, ये संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद है, लेकिन यहाँ पे सक्रामक क्रिया है ये नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तद्भव है? किस विकल्प में सभी तद्भव है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भांजा, भालू और भोजाई। ये तीनों शब्द हैं, ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से। 76 नंबर का प्रश्न है, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर बने शब्द का अर्थ छोड़ना होगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? छोड़ना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? बताइए वर प्रत्यय किस में नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कद्दावर, कद्दावर के अंदर दोस्तों जो प्रत्यय है वर प्रत्यय नहीं है, ठीक है, बाकी सभी के अंदर है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इसमें लौकिक, लौकिक के अंदर दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही विलोम शब्द है वो सही दे रखा है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो एक इसमें क्या है? सही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्मल का क्या होगा? मलिन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर्याप्त का दोस्तों अपर्याप्त हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घटना का दोस्तों यहाँ पर बढ़ना हो जाएगा, यहाँ पे घटाना ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो बताइए कौन सी संधि का लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ये दोस्तों दीर्घ संधि का लक्षण है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस आ मिलकर क्या बनते हैं? आई बनते हैं, ठीक है। तो ये है उदाहरण इसका। आगे देखिए
81 नंबर का प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद होगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों अनु प्लस ए। क्या हो जाएगा? अनु प्लस ए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनु प्लस ए। 82 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर देखिए तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, ये सभी शब्द क्या है? शुद्ध हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए मैं आपके दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ, ठीक है, और मेरा यानी कि आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो दोस्तों सविनय पूर्वक की जगह सादर आएगा, आपसे मेरा सादर निवेदन है। तो ये सविनय पूर्वक है वो इसमें गलत दे रखा है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। 84 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय है? मछली के पर्याय दोस्तों कौन से हैं? तो दोस्तों सलकी, कामध्वज और कटंकी, ये तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दोस्तों वो प्रयुक्त शब्द है पाथे। क्या है? पाथे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पाथे। 86 नंबर प्रश्न है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सोने में सुगंध होना यानी कि किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, तो सोने में सुगंध होना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न है, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो वो है घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों, यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ये हेतु हेतु मद भूतकाल का क्या है? उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न है, रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है। रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है, बताइए। तो रिकॉर्ड का अभिलेख होता है। रिकॉर्ड का अर्थ अभिलेख भी होता है, कीर्तिमान भी होता है, दर्ज करना भी होता है, लेकिन सूचित करना ये रिकॉर्ड का अर्थ नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो वो पत्र है दोस्तों अधिसूचना। कौन सा है? अधिसूचना है वो। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि अपने को खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। देखिए, आई हिम नेक्स्ट मंथ, आई हिम नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मंथ दिया गया है जो भविष्य को यानी कि भविष्य की क्रिया को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर इसमें भविष्य की क्रिया के लिए दोस्तों सेल विजिट का प्रयोग होगा, सेल विजिट। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डायरेक्शन आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें 92 नंबर का प्रश्न है, आई सी ए फ्लैट स्क्रैच ऑफ ग्राउंड। आई सी ए फ्लैट स्क्रैच ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो ये अपने को बताना है ये कौन सा है टेंस है। तो ये दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए सेंटेंस, मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए, हाउ डिड इट गेट हियर। हाउ डिड इट गेट हियर? सी वांटेड टू नाउ। सी वांटेड टू नाउ। तो दोस्तों सी वांटेड टू नाउ हाउ इट हैड गोट देयर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। श्याम हैज प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन। श्याम हैज प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों टू एब्सटेंस फ्रॉम हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, श्याम हैज प्रोमिस्ड टू एब्सटेन फ्रॉम हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, सी इज ग्रेटर देन आई, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। बताइए इसका नेगेटिव बनाना है। इसका नेगेटिव में बदलने के लिए दोस्तों नो सो एज का अपन इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई एम नॉट सो ग्रेट एज सी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 97 से 99 तक अपने को खाली स्थान भरना है, ठीक है। देखिए 97 नंबर प्रश्न है, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें यानी कि इसमें पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, ही इज डूइंग हिज एमए। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। 99 नंबर प्रश्न है, ही गेव ए टॉक द केजेस ऑफ डेंगू फीवर। बताइए, ही गेव ए टॉक द केसेस ऑफ डेंगू फीवर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऑन द केसेस ऑफ डेंगू फीवर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पर इसमें देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास में सभी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर टू हिज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 103 नंबर का प्रश्न है, द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, संतोष अच्छी तरह बांसुरी बजाती है। बताइए, वुड बी। तो दोस्तों संतोष अच्छी तरह बांसुरी बजाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा संतोष प्लेज वेल ऑन द फ्लूट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, होनरेरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। होनरेरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों अवैतनिक। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अवैतनिक। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो वो हो जाएगा दोस्तों मानवीय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानवीय। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 4167 रुपए है, उसी राशि पर उसी दर से दोस्तों उसी दर से देखिए यहाँ पे 4 वर्ष, उसी दर से
दोस्तों 4 वर्ष, ये 4/5 है, ठीक है। 4 वर्ष, 4/5 वर्ष में, 4 में साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा वो बताना, 4/5 वर्ष में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, दर कितनी दे रखी है? 15% दे रखी है। समय है वो दोस्तों 3 वर्ष दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज आपके पास में दे रखा है 4,167 रुपए। तो दोस्तों अपने को क्या करना है? मूलधन निकालना है। तो सीधा सा है, तो यहाँ पर मूलधन निकालेंगे तो मूलधन यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 घात में समय माइनस मूलधन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 4,167 बराबर दोस्तों P 100 प्लस दर कितना हो जाएगा? 115। तो यहाँ पे 115 बटे 100 ब्रैकेट बंद घात में दोस्तों 3, समय कितना है अपना 3 और माइनस P। बस इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे P बराबर दोस्तों आप -1 कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर, देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो सीधा सा मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मूलधन निकल कर आ जाएगा 8,000 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 8,000 मूलधन निकल कर आ जाएगा। और फिर दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र लगा देना, यानी कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो मूलधन दोस्तों अपने पास में 8,000, दर 15%, समय दोस्तों ये जो 4/5 है, इसको दोस्तों अपन 24/5 है वो लिख सकते हैं। तो 24 ऊपर चला जाएगा और 100 इंटू 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 5760 रुपए है वो साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5760, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ जाते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? बचे हुए काम को उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों M1 डी का मतलब डेज 1, ठीक है, बराबर दोस्तों M2 D2, ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ पे M यानी कि पुरुष कितने हैं? 18 इंटू डेज कितने लगे? 9 दिन, ठीक है, बराबर दोस्तों अब दूसरे में देखिए 5 दिनों तक काम करने के बाद। तो दोस्तों 5 दिनों तक काम करने के बाद यानी कि 18 इंटू 5 करना है, ठीक है। 18 इंटू 5 प्लस 6 पुरुष और उनसे जुड़ जाते हैं, यानी कि पहले तो 18 थे, अब 6 और जुड़ गए, यानी कि 24 इंटू एक्स। बस ये करना है, इसको सोल्व करना है आपको यहाँ पे। तो इसको सोल्व करोगे, इसको काटा पीटी करोगे तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर आ जाएगा 18 इंटू 4 बटे 24। तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 3 दिन। कितना? 3 दिन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। 20% की छूट देने के बाद 360 रुपए में बेचा जाता है। तो सीधा सा हो जाएगा क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि वस्तु पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 360 बटे 80 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 450। ये तो वस्तु का दोस्तों क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य दोस्तों 360 था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि वस्तु पर छूट नहीं दी गई तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? भाई सीधा सा है, 450 बटे 150 इंटू 100 कर लीजिए, इसको आप काट लीजिए। तो ये कितनी बार कट गया? 15 × 45, 3 बार कट गया। 3 इंटू 100 कितने होते हैं? 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 300 रुपए है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 109 से 111% तक दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी के अलग अलग कार्यालयों ABCDE में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या को विच्छेदित करके दर्शाता है। कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 2400। तो यहाँ पर 109 नंबर के प्रश्न में देखिए, उन कार्यालयों की संख्या कितनी है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 350 से 650 के बीच में है।
उन कार्यालयों की संख्या कितनी है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 350 से 650 के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उन कार्यालयों की संख्या कितनी है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 350 से 650 के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए सबके निकालना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कंपनी ए के, तो कंपनी ए है वो दोस्तों 126% है। ठीक है, तो 126 है, 126 है इंटू 126 इंटू दोस्तों 20/3 कर लीजिए। ठीक है, बस। तो यहाँ पर यानी कि 2400 है, 2400 ये 20/3 कैसे आए, तो 2400 है, 2400 में दोस्तों 360 का भाग दोगे, 2400 में 360 का भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 20/3 निकलेगा। तो 126 डिग्री है या 126% है, तो 126 इंटू 20/3 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 840 हो जाएगा। ऐसे सबके निकालने हैं आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ तीन तीन ऐसे होंगे, तीन कार्यालय होंगे जहां पर 350 और 650 के बीच में उनकी संख्या है। तो एक तो हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 840 है, ये तो क्या हो गया 650 से ज्यादा हो गया, तो अपने को 350 और 650 के बीच में ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक तो सी, एक डी और एक ई। ठीक है, इनके जो कर्मचारियों की जो संख्या है वो सी, डी और ई में 350 से 650 के बीच में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% तथा महिला कर्मचारियों की संख्या 40% है, तो में महिला कर्मचारियों की संख्या का ई में महिला कर्मचारियों की संख्या के साथ अनुपात कितना है। भाई देखिए इसमें आपको निकालना है, निकाल सकते हो, डायग्राम आपके सामने है, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ दोस्तों, 3:2 इसका सही उत्तर होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही। ये डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यदि कार्यालय ए के 40 कर्मचारियों को बराबर बराबर बी और सी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बी एवं सी में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत है नहीं। जैसे कि इसमें देखिए कर्मचारी जिन्हें बी में स्थानांतरित कर दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी बी 18% है। ठीक है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, और ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए, यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को बराबर बराबर बी और सी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बी एवं सी में कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर होगा। अंतर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डायरेक्ट इसका उत्तर यहाँ पे 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 72 का अंतर होगा। ये नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई, फिर वृद्धि मूल्य में x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 10x रुपए है था तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर गणना क्या हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें गणना हो जाएगी 1-x/100 का स्क्वायर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, 8 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है n, तो यहाँ पर 48 इंटू 8 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 15 इंटू 10 इंटू n, तो बस n निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना 64। ठीक है, कितना 64, बस यही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
₹15,625 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज या चक्रवर्ती की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में ₹19,600 हो जाती है। वहीं वहीं राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में ₹100 हो जाती है। जब इसे छमाही रूप से चक्रवर्ती किया जाता है, x का मान निकटतम पूर्णांक में कितना होगा? तो निकटतम पूर्णांक में कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 17,556। 17,556। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होगी? देखिए, मान लीजिए कि चौथी संख्या है वो क्या है? y है, ठीक है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। तो पहली 3 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9y। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 9y प्लस y बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10y बराबर 140। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर इसमें फोर्थ संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों? 14। और ये जो 12 से 15 के बीच में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 12 और 15 के बीच में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है यदि उसकी मासिक आय में 20% और उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही में वृद्धि की जाएगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, 100 रुपए उसकी आय है, जिसमें से वो 85% है वो क्या करता है? खर्च कर देता है। यानी कि बचत कितने की हो रही है? तो दोस्तों 15 की बचत हो रही है। अब दोस्तों नए में देखिए, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मासिक आय में कितनी हो गई? 20% की वृद्धि, 120 रुपए हो गई। मासिक बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों 15 का 60% कितना होता है? तो 15 का 60% दोस्तों कितना होगा? ये होगा 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर 9 और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और खर्च में कितने प्रतिशत? तो सीधा सा 120 में से 24 गए तो कितने बचे? 96। तो ये अपने 96 है वो बचत होगी। अभी इसमें क्या पूछा है कि तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत स्थान तक वृद्धि हो जाएगी? प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों ये 85 में 96 में से 96 में से 85 गए तो कितने बचे? 11। तो यानी कि 11 बटे 85 इंटू 100 कर लीजिए, तो 12.9% आ जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। 117 नंबर प्रश्न, 18,236 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा? दोस्तों ये भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नों के अंदर अनुपात दे रखा है ए बी सी का, ठीक है, तो इनका अनुपात निकालना है। 18,236 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के हिस्से का अनुपात 4:7, यानी कि सॉरी इसमें ए बी और सी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए और बी का कितना है? 4:7, 4:7, और बी और सी का कितना है? 5:6। तो यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, 7 पंजे 35 और 6 सत्ते 42। तो ये कट रहा है क्या किसी से? बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कट रहा। 35, 20, 35 और 42 ये अनुपात आ गए दोस्तों इसके। अब इनके अनुपात आ गए तो इनके हिस्सों का निकाल दीजिए। अब ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर, ये भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ए का 20 अनुपात है और सी का 42 अनुपात है। दोनों से घटाए तो कितने बचे? 22।
तो यहाँ पे 22 बटे अनुपातों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 97। तो 97 इंटू कितना 18,236 रुपए की राशि है, काट लीजिए कितना आ जाएगा, 4,136 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापारी को वस्तु X को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु Y को बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है तो इस पूरे लेन देन के दौरान हुए लाभ हानि की गणना कीजिए। लाभ हानि की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु का दोस्तों सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 20% का लाभ होता है बेचने पर और वस्तु को बेचने पर 16% की क्या होती है, हानि होती है। यदि X और Y के क्रम मूल्य का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, यानी कि आप 300 और 500 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सीधा सा है, सबसे पहले अपने को इसका वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे 300 इंटू 120 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360। ये वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा X का, ठीक है। Y का दोस्तों, Y में तो 16% की हानि हुई है, तो Y का अनुपात Y का यहाँ पे 3:5 था, तो 3 को अपन ने 300 मान लिया, 5 को अपन ने 500 मान लिया। तो यहाँ पे 500 इंटू भाई 16% की हानि हुई है, यानी कि 84/100, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 420 हो जाएगा। अब कुल सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, तो 660 और 420 कितने होते हैं, 780। और कुल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी अपनी, तो यहाँ पर 300 और 500 800, यानी कि अभी भी हानि हो रही है 780 और 800, तो यानी कि अभी भी दोस्तों 20 की हानि हो रही है। तो यहाँ पे 20/800 इंटू 100 कर लीजिए, तो 2.5% इसमें राइट आंसर हो जाएगा हानि प्रतिशत। यहाँ पे 2 से ही 1/2% हानि इसका सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में जा रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय या सेकंड में पार करेगी। दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 72 प्लस 108, 72 प्लस 108 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर इसमें 180 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसमें 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, दोनों यानी कि ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया गया, तो इसमें 10 सेकंड का समय लिया गया। तो सीधा सा है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 500 मीटर। और दोनों ट्रेनों की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों 500 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 250 मीटर। तो पहली रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो दोस्तों इसमें 350 प्लस 250 बटे 72 इंटू 5/18, तो यहाँ पर 30 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर का प्रश्न है, दो साझेदारों के निवेश 11:12 के अनुपात में है तथा उनके लाभों का अनुपात 2:3 है। यदि ए द्वारा उसकी पूंजी 8 महीने के लिए निवेशित की गई हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की। भाई सीधा सा है, ए का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11 इंटू 8, ठीक है, 8 महीने के लिए निवेश की। और बी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 इंटू एक्स। अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है इसका 2 और इसका दे रखा है 3, बस कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 12x बराबर 11 इंटू 8 इंटू 3/2 कर लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 11 महीने। तो यानी कि बी ने अपनी पूंजी 11 माह के लिए निवेश की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।